व्यू 360 में अरशद शरीफ कत्ल केस, कीनिया में होने वाली तहकीकात में नई पेशरफ्त क्या है? सियासी तकसीम को अमरीकी मुआशरे में दरार की वजह बनने से रोकने की कोशिश। और जानेंगे इस गर्दू के इलाके में आबपाशी के लिए पानी की फराहमी के मसाइल को हल करने की कोशिशों के बारे में। वो पानी के खिलात के लिए मशहूर है, लोगों को शऊर नहीं है, आगे जाके अप्रोच करने की सलाहियत नहीं है। जब इसकी वजह से यहाँ पे ना चैनल बने हैं, ना कूल बने हैं, ना कोई सप्लाई का कोई काम हुआ है। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं असदुल्लाह खालिद। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इंडोनेशिया के जजीरे बाली में चीन के सदर शी जिनपिंग से अपनी मुलाकात के बाद कहा है कि उन्हें पूरा यकीन है कि चीन के साथ किसी नई सर्द जंग की ज़रूरत नहीं। इंडोनेशिया में जारी G20 सरबराही इजलास के मौके पर होने वाली ये मुलाकात जो बाइडन के सदारत का ओहदा संभालने के बाद दोनों आलमी रहनुमाओं की पहली बिलमुशाफा मुलाकात है, लेकिन एक ऐसे वक्त में हुई है जब हालिया चंद महीनों में ताइवान के मामले पर दोनों मुल्कों के दरमियान तनाव में उस वक्त शदीद इजाफा हुआ जब अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने अगस्त में ताइवान का दौरा किया। दोनों मुल्कों के तजारती पार्टनर्स फिक्रमंद हैं कि चीन और अमरीका के दरमियान तनाव मजीद बढ़ने की सूरत में उन्हें किसी एक फरीक का इंतखाब करने पर मजबूर होना पड़ेगा। सदर बाइडन ने कल की मुलाकात के बाद कहा कि उन्हें नहीं लगता कि चीनी रहनुमा ताइवान पर किसी फौरी हमले का इरादा रखते हैं, लेकिन अमरीका अबनाए ताइवान में अमन कायम रखने के लिए पुरअज़्म है। दूसरी जानिब चीन की वजारत ख़ारजा ने कहा है कि चीनी सदर ने मुलाकात में सदर बाइडन से कहा है कि वो अपने इस वादे को पूरा करें कि अमरीका ताइवान की आज़ादी की हिमायत नहीं करता और ना ही ताइवान को चीन के ख़िलाफ़ एक आले के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। और अब बात करते हैं पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ के कत्ल केस और उस हवाले से होने वाली तहकीकात की। इन्हीं तहकीकात के हवाले से पाकिस्तान की 2 रुकनी टीम मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंची है, जहां वो अरशद शरीफ के दुबई छोड़ने की वजूहात का जायज़ा लेगी। कीनिया में कत्ल होने वाले पाकिस्तानी सहाफ़ी अरशद शरीफ की पाकिस्तान में होने वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट को हतमी शक्ल देने के लिए पिम्स अस्पताल का मेडिकल बोर्ड इस वक्त पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी की रिपोर्ट के इंतज़ार में है। कीनिया की इंडिपेंडेंट पुलिस अथॉरिटी ओवरसाइट अथॉरिटी जो है उसने इस केस के मरकज़ी किरदार वक़ार अहमद और उनकी अहलिया को आज दोबारा तहकीकात के लिए बुलाया। वॉइस ऑफ अमेरिका की इरम अब्बासी इस केस की रिपोर्टिंग के लिए कीनिया में है और इस फॉर्म के बारे में हमें बता रही हैं जहां वाक़े के बाद जाए वक़ुआ से अरशद शरीफ को गाड़ी की जिस गाड़ी में ले जाया गया उस गाड़ी को उस फॉर्म पर ले जाया गया जहां पे इस वक्त इरम हमें रिपोर्ट कर रही हैं। मैं इस वक्त उस टिंगा फार्म हाउस के बाहर मौजूद हूँ जिसमें खुरम, वक़ार, जमशेद इन सब के अपने बयानात के बकौल जब मगाड़ी रोड जो कि पुलिस के मुताबिक यहाँ से 20 से 25 किलोमीटर दूर है, क्राइम सीन जो है, उस क्राइम सीन से जब खुरम ने उनकी अपनी स्टेटमेंट में उन्होंने बताया कि उन्होंने वक़ार को कॉल किया, वक़ार जो कि एमओ डंप पे थे। वक़ार ने खुरम से कहा कि इस टिंगा फार्म हाउस पर गाड़ी लेकर जाओ। उनके बकौल वो यहाँ पर आए और बल्कि यहाँ पर निशान भी मैंने देखे हैं गाड़ी के क्योंकि गाड़ी का टायर जो है वो बस्ट हो चुका था, रेम रह गया था और आप देख सकते हैं कि कहाँ पर गाड़ी खड़ी की गई। मेरे पीछे जोसेफ मटाऊ खड़े हैं जो कि उस दिन 23 अक्टूबर को यहाँ पर मौजूद थे। खुरम का ये कहना है कि फिर जब खुरम यहाँ पर पहुँच गए और खुरम के बाद फिर वक़ार आए, वक़ार एमओ डंप से चलकर इधर टिंगा फार्म हाउस आए, उनके पीछे जमशेद के बकौल और जमशेद का कहना है कि उनके फ़ौरन बाद ही पुलिस आ गई। जोसेफ ये कह रहे हैं कि इस जब अरशद और खुरम यहाँ पर पहुँचे तो खुरम ने पानी मांगा और वो पानी पीकर वहाँ फार्म लैंड में चले गए। गाड़ी में जो है अरशद मौजूद थे और जोसेफ के बकौल वक़ार को और उनकी वाइफ इनके बकौल उनके साथ मौजूद थी, उनको यहाँ आने में 1 घंटा लगा और फिर उसके बाद कुछ देर लगी। पुलिस के मुताबिक उनको कोई 20 से 25 मिनट लगे पुलिस स्टेशन से यहाँ पर आने में। जोसेफ के बकौल यहाँ पर GSU के भी लोग मौजूद थे, पुलिस भी मौजूद थी और क्योंकि ये ख़ुद यहाँ पर मौजूद थे तो उनका कहना है कि लगभग कोई 18 से 20 एहलकार इनके मुताबिक यहाँ पर मौजूद थे और फिर पुलिस ने अपना वक्त लिया, अपनी तस्वीर और अपना जो फ़राइज़ थे वो सरअंजाम दिए और कुछ घंटों के बाद फिर पुलिस उनकी बॉडी को लेकर गई हॉस्पिटल। जमशेद ने अपने इंटरव्यू में ये कहा है कि खुरम परेशान हो गए थे, कंफ्यूज हो गए थे, इसलिए वो उनको यहाँ पर लेकर आए। लेकिन वो जो आखिरी टाइम था जब
गोलियां चलीं अरशद शरीफ मगाड़ी रोड पर, उसके बाद वो यहाँ पर आए, उसके बाद फिर जोसेफ से बात करने के बाद पता चलता है, पुलिस से बात करने के बाद पता चलता है एमोडम और टिंगा फार्म हाउस का जो रास्ता है उसमें भी टाइम लगता है। जोसेफ के बकौल कुछ घंटों बाद उनको हॉस्पिटल यहाँ से बॉडी को लेकर जाया गया। अरशद शरीफ को फौरी मेडिकल हेल्प चाहिए थी। काफ़ी वक्त जो है लगता है ज़ाया हुआ। VOA न्यूज़ की नई स्मार्टफोन ऐप, ताज़ा तरीन खबरें, दिलचस्प ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और मुनफरिद तज्ज़िये। देखें, सुने, पढ़ें और शेयर करें। सेटिंग्स के जरिए अपनी पसंद की ज़बान का VOA की नई ऐप में इंतखाब करें। प्रॉक्सी की मदद से पाबंदियों के बावजूद मालूमात तक रसाई हासिल करें। पुश नोटिफिकेशंस ऑन रखें ताकि आप रह सकें हर लम्हा बाखबर। VOA न्यूज़ की नई स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड कीजिए गूगल प्ले और ऐप स्टोर से। अमेरिका के वस्त मुद्दती इंतखाबात के बाद जहां रिपब्लिकन इस बात पर मायूस हैं कि उन्हें वो ज़बरदस्त कामयाबी नहीं मिली जिसकी वो तवक्को कर रहे थे, डेमोक्रेट्स इसलिए इत्मीनान में हैं कि तज्ज़ियाकारों के अंदाज़ों के बरक्स उन्हें सेनेट में एक सीट से बरतरी हासिल है। इस वक्त तक के नताइज के मुताबिक दोनों पार्टीज़ की कारकर्दगी कैसी रही और मज़ीद कितने नताइज बाकी हैं, इस पर बात करते हैं वॉइस ऑफ अमेरिका की सबा शाह खान, जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सबा, आपने हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया। इस वक्त हाउस की क्या सूरत हाल है, कौन लीड कर रहा है और किसके चांसेस हैं कि वो टेकअप कर सके हाउस को? अच्छा असद, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये इलेक्शन इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल, गैर मुतवक्को रहा है और बहुत से अंदाजे और पोल्स हमने गलत साबित होते देखे हैं। हालांकि डेमोक्रेट्स की कारकर्दगी कहीं ज़्यादा बेहतर रही है तवक्को से, लेकिन उसके बावजूद हाउस का कंट्रोल किस सिमत में जा रहा है वो अब थोड़ा वाज़े होते नज़र आता है और हम देखते हैं कि रिपब्लिकन्स जो हैं वो हाउस से करीब तर हैं और उसकी वजह यह है कि रिपब्लिकन्स को इस वक्त सिर्फ एक सीट मज़ीद दरकार है हाउस का कंट्रोल जीतने के लिए और जो डेमोक्रेट्स हैं उन्हें 12 सीट्स दरकार है। हम जानते हैं कि हाउस की 435 नशिस्तें हैं जिनमें से किसी भी पार्टी को 218 चाहिए होती हैं लीड के लिए। अच्छा, अब हम बात करें अगर कि इस वक्त जो सीट्स जिन पे नताइज आने बाकी हैं तो 14 सीट्स हैं जिन पे अभी नताइज आना बाकी हैं। एरिज़ोना में 2 सीट्स थी जिन पे नताइज आना बाकी थे, उन पे नताइज आए हैं और रिपब्लिकन्स को वहाँ पे बढ़तरी मिली है, यानी कि वो 2 सीट्स उन्होंने वहाँ से जीते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद अगर हम देखें कोलोराडो को, जहाँ कांटे का मुकाबला चल रहा है, तो साउथ में जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे रिपब्लिकन लॉरेन बोबार्ट को एडम फ्रिश जो कि डेमोक्रेट हैं उन पे सबकत हासिल है। और अगर हम डेनवर जो कि नॉर्थ में सीट है कोलोराडो में, वहाँ पे डेमोक्रेट्स लीड कर रहे हैं। 2 रियासतें ऐसी हैं जहां कुछ भी हो सकता है, वो हैं अलास्का और मेन, और कैलिफोर्निया में 10 नशिस्तों पे अभी इंतखाब के नताइज आना बाकी हैं। तो अभी हमारे पास टॉसअप्स में कौन कौन सी सीट्स हैं? टॉसअप्स में मैं यही कहूँगी कि कोलोराडो, मेन and Alaska as well, right. And anything can happen in California too. California में कुछ सीट्स हैं जो कि टॉस अप में नहीं आती, जैसे एमी बेरा कैलिफोर्निया में सैक्रामेंटो से जो उनकी सीट है वहाँ बस ये कि स्लो वोट काउंटिंग है, इस वजह से वो फंसी हुई है सीट वहाँ पे, लेकिन अदरवाइज इट्स नॉट अ क्लोज कॉल, इट्स जस्ट यू नो काउंटिंग है जितने दिन लगेंगी। तो कब तक हमारी अपनी ऑडियंस जो है वो ये देख सकेगी कि रिजल्ट्स फाइनल हो गए हैं? और सेनेट पे हम जाते हैं, हाउस के रिजल्ट्स कब तक आपको लगता है फाइनल हो जाएंगे? So that's hard to predict because they are still counting mail-in ballots, but I think it seems like कि हमें बहुत जल्द अंदाज़ा हो जाएगा कि हाउस किसको जा रहा है, कंट्रोल किसको जा रहा है, क्योंकि सिर्फ 1 सीट से रिपब्लिकन्स दूर हैं जबकि डेमोक्रेट्स को 12 सीटें चाहिए। तो लगता ऐसा है कि हाउस जो है वो रिपब्लिकन्स को रिपब्लिकन्स के पास जा सकता है। तो सेनेट की क्या सिचुएशन है? सेनेट में तो इस वक्त जो है वो अपेरेंटली मेजॉरिटी डेमोक्रेट्स की बन रही है और 1 सीट अभी बाकी है, वो किस डायरेक्शन में जाती लगती है? अच्छा, तो हम बात करते हैं सेनेट की। नेवाडा की जो कैथरीन कोर्टेज मैस्टो हैं, उन्होंने सेनेट की दौड़ में डेमोक्रेट्स को लीड दे दी है।
تو وہ میجورٹی ان کے پاس ہے اس وقت. لیکن وہ جو آپ نے کہا کہ ابھی ایک پہ الیکشن باقی ہے, تو وہ جو رن آف ہے جورجیا کی, وہاں پہ 6 دسمبر کو الیکشن ہونا ہے. اگر وہ سیٹ ڈیموکریٹس کو جاتی ہے تو ڈیموکریٹس کی میجورٹی برقرار رہے گی, لیکن اگر وہ سیٹ ریپبلکنس کو چلے جاتی ہے تو اٹ وڈ بی سینٹ میں 50-50 پارٹی اسپلٹ. تو ایسی صورتحال میں ہوتا یہ ہے کہ جو وائس پریزیڈنٹ کا ووٹ ہوتا ہے وہ اپنی پارٹی کو میجورٹی دیتا ہے, اور ان دیٹ کیس ہم دیکھیں گے کہ چیمبر کا جو سینٹ کی چیمبر کا کنٹرول ہے وہ وائس پریزیڈنٹ کی پارٹی یعنی ڈیموکریٹس کے پاس جائے گا. تو اٹ سیمس لائک کہ سینٹ جو ہے وہ ڈیموکریٹس کو جاتا نظر آتا ہے. بہت شکریہ صبا, بہت شکریہ. آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہی تھیں, اور خاص طور پہ اس وقت جو سچویشن بنتی نظر آتی ہے انتخابات کے بعد, اور کافی پروجیکشنز جو تھیں وہ تو کم از کم بہتر اسی ڈائریکشن میں ہمیں نظر نہیں آئیں جس طرح سے پروجیکٹ کیا جا رہا تھا. بہت شکریہ, آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہی تھیں اس حوالے سے. بہت سے ماہرین کا خیال ہے کہ امریکہ میں سیاسی تقسیم اس سطح پر پہنچ چکی ہے جہاں مختلف سیاسی خیالات رکھنے والے لوگوں میں ایک دوسرے کی بات سننے تک کے لیے برداشت کم ہوتی جا رہی ہے. بریور اینجلز عام لوگوں میں نچلی سطح پر کام کرنے والی ایک ایسی غیر سرکاری تنظیم ہے جو معاشرے میں تعصب پر مبنی تقسیم کو ختم کرنے کی کوشش کرتی ہے. معاشرے میں اس بات کا اشتیاق موجود ہے کہ یہ یاد کیا جائے کہ ہم کون ہیں. اگر ہم اکٹھے ہو جائیں تو کیا کر سکتے ہیں. مذہب ہونے کا مطلب صرف حالات کے مطابق تمیزدار طور طریقے رکھنا نہیں, تہذیب اپنے مخالف کے ساتھ بھلائی کرنے کی باطنی خواہش کو بھی کہتے ہیں. بریور اینجلز ملک کی سب سے بڑی نچلی سطح پر کام کرنے والی مکمل طور سے قدامت پسند اور لبرل شہریوں پر مشتمل تنظیم ہے. اس کا مقصد ہر طرح کے سیاسی پس منظر کے امریکیوں کو ایک دوسرے کی قدر کرنے اور اپنے بیچ سیاسی تقسیم سے ایسے طریقوں سے نمٹنے میں مدد دینا ہے جو نتیجہ خیز ہوں لیکن تخریبی نہ ہوں, اور وہ اپنے سیاسی نظریات رکھنے کے ساتھ دوسرے شہریوں سے اپنے تعلقات بھی برقرار رکھ سکیں. 2016 کا الیکشن اس کی وجہ بنا. یہ سچ ہے کہ ہم شاید پچھلے 25 سالوں میں بہت سے دوسرے مواقع پر بریور اینجلز جیسی تنظیم بنا سکتے تھے, اور یہ اتنی ہی اہم اور اتنی ہی مفید ہوتی جتنی یہ پچھلے 6 سالوں میں رہی ہے. In the last weeks of 2016 2016 کے آخری ہفتوں اور 2017 کے پہلے ہفتوں میں ہماری تنظیم کے بانیوں بل ڈوہرٹی اور ڈیوڈ لیپ اور ڈیوڈ بلنکن ہورن نے تقریباً 1 درجن ریپبلکنز, 1 درجن ڈیموکریٹس اور 1 درجن ان لوگوں کو جنہوں نے ٹرمپ کو ووٹ دیا تھا اور 1 درجن لوگ جنہوں نے کلنٹن کو ووٹ دیا, ان سب کو ریاست اوہایو کے چھوٹے سے قصبے وینزویل میں اکٹھا کیا. ہم میں سے اکثر نسل پرست نہیں ہیں, یہ ایک غیر منصفانہ الزام ہے. There are a lot of بہت سے ڈیموکریٹس ہیں, آزاد خیال ہیں, جو بہت محنتی ہیں اور جن کا معاشرے میں بہت اہم حصہ ہے. contributions to society. all over the United States of America. پورے امریکہ بھر میں بریور اینجلز کی مقامی شاخیں ہیں. بریور اینجلز کے اتحادی ہیں, سرگرم کارکن, رضاکار اور کچھ عملہ ہے جو اداروں کے ساتھ اور ملک بھر میں شہریوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں. قیادت کی تمام سطحوں پر بریور اینجلز کو دونوں سیاسی جماعتوں کی نمائندگی مساوی رکھنی ہے. آپ کی عادات میں کچھ چیزوں کا اعتدال یقینی طور پر تقسیم کم کرنے کا ایک حصہ ہے. تقسیم کو ختم کرنے کا مطلب آپ کی رائے میں اعتدال, آپ کے اصولوں میں اعتدال, آپ کے عقائد میں اعتدال لانا نہیں. اور امریکہ کے سیاسی پس منظر میں ہر قسم کے مختلف فرقوں میں, ہر پارٹی اور ہر نظریاتی گروہ میں انتہا پسند ہونا ممکن ہے, مگر اس کے ساتھ ساتھ اپنے ساتھی امریکیوں کا خیال رکھنے کے قابل ہوں, چاہے ان کے سیاسی نظریات اور تصورات مختلف ہی کیوں نہ ہوں, اور پھر بھی ان کے ساتھ ایک امریکی شہری کی طرح برتاؤ کریں اور ایک دوسرے کی قدر کرنے میں مددگار ہوں. خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے, ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں, عام لوگوں کی خاص کہانیاں. میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی, تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں مہارت حاصل کروں, اور وہ نیکی کیا ہو, جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں. مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا. لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں. اکثر جو یہاں بچے ہیں نا وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں, اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے تھے. آج وہیں عورتیں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر, مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں, پانی بھرتی ہے. ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے. میں ہوں نیلوفر مغل, سمن خان, سعدیہ زبران جھا, عمر فاروق, چترا ڈار, جیتی آرانی, مرتضیٰ زہری.
हम हैं वॉइस ऑफ अमेरिका। ایک طرف مصر کے شہر شرم الشیخ میں اقوام متحدہ کی عالمی ماحولیاتی کانفرنس COP27 ہو رہی ہے، جس کا مقصد گلوبل وارمنگ یا عالمی حدت میں اضافے کو کم کرنے کی کوشش میں عالمی رہنماؤں کو ایک پیج پر لانا ہے، تو دوسری طرف سمندر کی بلند ہوتی سطح مصر کے مشہور شہر ساحلی شہر اسکندریہ کو زیر آب لا رہی ہے اور غریبوں کی زندگیوں کو جینا مشکل کر رہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وائس آف امریکہ کی مصر سے یہ رپورٹ۔ سمندر کے پانی کو روکنے کے لیے مصر کے قدیم شہر اسکندریہ کے ساحلوں پر برسوں سے سیمنٹ کے بلاکس کا ڈھیر لگا ہوا ہے، لیکن زمین کا درجہ حرارت جس طرح بڑھ رہا ہے، توقع ہے کہ 2050 تک شہر کا بیشتر حصہ زیر آب آ جائے گا۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ امکان بہت خوفناک ہے۔ یہ خوفناک بات ہے، لیکن میں ایک اکیلا شخص ہوں، میں اس کے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ ہم نے سنا ہے کہ اسکندریہ سمندر میں ڈوب جائے گا، لیکن ہم نہیں جانتے کہ کب، اور آیا یہ سچ بھی ہے کہ نہیں۔ سیلابوں نے پہلے ہی اسکندریہ میں املاک کو تباہ اور خاندانوں کو بے گھر کر دیا ہے، ایسے خاندان جو ہمیشہ سے ملک کی 1/3 غریب آبادی کا حصہ رہے ہیں۔ اس ہفتے اقوام متحدہ کی COP27 نامی کلائمیٹ چینج کانفرنس کے لیے عالمی سربراہان مصر کے شہر شرم الشیخ میں جمع ہو کر دنیا کی سب سے زیادہ غیر محفوظ اور غریب ترین کمیونٹیز کو معاوضہ ادا کرنے کے طریقے وضع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ماحولیاتی تغیر کے بارے میں اقوام متحدہ کی اس سال کی کانفرنس نے اس متنازع مسئلے کو پہلی بار باضابطہ طور پر اپنے ایجنڈے میں سر فہرست رکھا ہے۔ ساتھ ہی وہ اپنے مرکزی مقصد یعنی عالمی حدت کو محدود کرنے کے لیے نقصان دہ گیسز کے اخراج کو کم کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، ایک ایسا ہدف جو طویل عرصے سے تکمیل سے بہت دور ہے۔ رہنماؤں کا کہنا ہے کہ ان دوہرے اہداف کے لیے کچھ نہ کرنا تباہ کن ثابت ہو سکتا ہے۔ ماہرین پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ اس صدی کے دوران تقریباً 1 ارب تارکین وطن ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث بین الاقوامی سرحدوں کو عبور کرنے پر مجبور ہوں گے۔ ان لوگوں کے بارے میں سوچیں جو اس وقت سرحدیں عبور کر رہے ہیں، اور کیسے مہاجرین کی تعداد میں بڑا اضافہ غیر ملکیوں سے نفرت اور لوگوں میں مقبول آمریتوں کو فروغ دے رہا ہے۔ اور پھر تصور کریں کہ 1 ارب کلائمیٹ ریفیوجیز سے کیا صورتحال پیدا ہوگی۔ جنگلوں میں لگنے والی غیر مثالی تباہ کن آگ، شدید گرمی کی لہر، سیلابوں اور طوفانوں نے اس سال دنیا کو تباہ کر دیا ہے، اور ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر زمین کا درجہ حرارت اپنی موجودہ رفتار سے بڑھتا رہا تو مستقبل میں ان حالات کے بدترین ہونے کی توقع ہے۔ اور اسکندریہ کے رہائشیوں کا کہنا ہے کہ یہ بالکل واضح ہے کہ اس نقصان کے ذمہ دار امیر ممالک ہیں۔ ترقی پذیر ممالک اور غریب ممالک کے پاس فضا کو آلودہ کرنے والی فیکٹریوں جیسے ذرائع نہیں ہیں، یہ دوسرے ممالک ہیں جو مسئلہ پیدا کر رہے ہیں، اور انہیں اس کے حل کے لیے ذمہ داری لینی چاہیے۔ ایسے میں جب اقوام متحدہ کے ماہرین ماحولیات پیشگوئی کر رہے ہیں کہ سمندر کی سطح میں بلندی اگلے 40 سالوں میں مصر کی تقریباً نصف زرعی پیداوار کو ختم کر سکتی ہے، راغب جاننا چاہتے ہیں کہ آیا مصری کسان صحراؤں میں کاشتکاری کر سکتے ہیں یا نہیں۔ حمادہ الراسم کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔ پاکستان کا شمار بھی انہی ممالک میں ہوتا ہے جو کہ ماحولیاتی تبدیلیوں سے بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ حالیہ اگر ہم عالمی بینک کی رپورٹ دیکھتے ہیں، ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق 2050 تک پاکستان میں بھی زرعی پیداوار جو ہے وہ 50% تک نیچے آ سکتی ہے، اور پاکستان کا جو GDP ہے، کل مجموعی اگر ہم قومی پیداوار کا جائزہ لیتے ہیں تو وہ بھی تقریباً 20% تک نیچے آ سکتی ہے۔ اسی طرح کے حالات پاکستان کے ناردرن ایریاز میں بھی ہیں۔ پاکستان کے ضلع اسکردو میں دیہی آبادیوں کو پانی کے مسائل کا سامنا ہے، کہیں پانی کی قلت کا مسئلہ ہے تو کہیں پانی سے ہونے والا زمین کا کٹاؤ دیہی آبادیوں کے لیے پریشانی کی وجہ ہے۔ یہ مسائل خاص طور سے علاقے کی زراعت کو متاثر کرتے آئے ہیں۔ دنیا بھر سے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والے اس خوبصورت علاقے کے ان مسائل کے حل کے لیے کیا کوششیں کی گئی ہیں اور کیا یہ اقدامات کافی ہیں، سمن خان نے اپنی رپورٹ میں جاننے کی کوشش کی۔ قدرتی نظاروں میں گھرا یہ اسکردو کا نواحی گاؤں چھینی گھیول ہے۔ مقامی کسانوں کے لیے آب پاشی کا واحد ذریعہ میلوں دور سے آتا گھیول نالا ہے۔ پتھریلے راستوں سے ہوتا گلیشیئر کا پانی جب چھینی گھیول تک پہنچتا ہے تو کسی لحاظ سے قابل استعمال نہیں رہتا۔ گیول اور ہوتو کے جو محلہ ہے وہ پانی کی قلت کے لیے مشہور ہے۔ لوگوں کو شعور نہیں ہے، آگے جا کے اپروچ کرنے کی صلاحیت نہیں ہے،
जब भी इसकी वजह से यहाँ पे ना चैनल बने हैं, ना कूल बने हैं, ना कोई सप्लाई का कोई काम हुआ है। गांव के किसान पानी की किल्लत के बाइस ज़राअत से दूर हो रहे थे। फिर साल 2021 में गांव की किस्मत जागी। माउंटेन एंड ग्लेशियर प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन नामी गैर सरकारी तंजीम ने बल्तिस्तान के 4 अजला में 68 मुख्तलिफ मंसूबों पर काम शुरू किया, तो छेनी घियोल का नाम भी उनकी फहरिस्त में मौजूद था। स्विस एम्बेसी के थ्रू हम लोगों ने 1850 फुट और फ्रांस एम्बेसी के थ्रू 850 फुट चैनल हमने बनाए हैं। तो इससे इनका जो एडिशनल जो लैंड है 1500 कनाल जो उनकी वो आबाद हो जाएगी, और जो एग्जिस्टिंग है 2500 कनाल उनके जो पानी जून में पहुंचता था वो मार्च में से ही अवेलेबल है। इस तंजीम ने आबपाशी के लिए दरकार पानी को जमा करने की गर्ज से इलाके में एक चैनल तामीर किया है। इसकी वजह से कई अशरों में पहली बार मुकामी किसान गंदम, मकई, बाजरे के अलावा सब्जियां और फल काश्त कर सके हैं। यहाँ तक कि अब कुछ किसान साल में 2 बार खेती करने के काबिल हुए हैं। मुकामी आबादी ने अपनी मदद आपके तहत चैनल को सैलाबी रेलों और गिरने वाले पत्थरों से बचाने और इसकी देखभाल के लिए कुछ तंजीमें बना रखी हैं, ताकि मसाइल के हल के लिए इन्हें हुकूमती इदारों की जानिब ना देखना पड़े। एक दफ़ा मीटिंग होती है, उसी मीटिंग में हम जो है मुख्तलिफ पैसे जमा करते, कोई 100 देते, कोई 200, 300, 400 भी देते हैं। तो हम उसे जमा करके अकाउंट में रखते हैं, इसी तंजीम के अकाउंट में, तंजीम के नाम से अकाउंट खोला है जिसमें रखते हैं, और अगर जहाँ पे भी ज़रूरत पड़े हम उसको निकाल के उस काम में खर्च कर देते हैं। छेनी घियोल को तो अपने मसले के हल के लिए गैर सरकारी तंजीम से ताउन मिल गया, मगर खित्ते में आबाद दीगर बस्तियाँ भी अपने मसाइल के हल के लिए ऐसे ही मंसूबों के इंतज़ार में हैं। पानी के चैनल्स के बाकायदा निज़ाम के अलावा स्कर्दू में दरिया की करीबी आबादियों को दरिया के कटाव का भी सामना है, जिसके बाइस लोगों के घर, ज़रई अराज़ी और जंगलात भी गुज़िश्ता कुछ अरसे से पानी की नज़र हो रहे हैं। छेनी घियोल से तकरीबन 9 किलोमीटर दूर दरिया के किनारे सुंदूस गाँव आबाद है। इसके रिहायशियों को छेनी घियोल की तरह पानी की किल्लत का सामना नहीं, बल्कि यहाँ दरिया का पानी ज़रई ज़मीनों का दुश्मन बना हुआ है। अब तक हर साल तकरीबन दरिया 200 से 250 फुट इस तरह अपने गाँव की तरफ आ रहे हैं, और हमारी अब तक तकरीबन 3500 कनाल लगभग ज़मीनें अब दरिया बुर्द हो चुकी हैं। हम तो इस बात से हैरान हैं कि यहाँ पे दुनिया के इन्वायरमेंट के हवाले से शोर मचाने वाले एनजीओस हैं। अब ये जंगल थी हमारी बनी बनाई, ये तकरीबन आप समझे स्कर्दू, ये मेन स्कर्दू में सबसे बड़ी जंगल थी, ये अब तक मुकम्मल ख़त्म हो चुकी है। मुकामी लोगों ने अपने तौर पर मसला हल करने की कोशिश भी की, मगर ये इक़दामात कारगर साबित नहीं हो रहे। शहर का जो सफाई के जो कचरे है वो हम यहाँ ला के बंद लगाते थे, उससे हमारी ज़मीनें उससे काफ़ी बच गए थे। लेकिन एनडीआरएफ और पीपीएफ आ गए और उन्होंने कहा कि ये आप इसको माहौल का आलूदा कर रहे हैं, आप पानी को आलूदा कर रहे हैं, आप ये कचरा यहाँ नहीं डालें। हम उनकी उसमें भी आके चल उनकी बात मानते हैं, यहाँ पे बड़े बंद लग रहे हैं। बल्तिस्तान में माहौलियात पर काम करने वाली तंजीमों के मुताबिक इस खत्ते के ये तमाम मसाइल बुनियादी हैं और इन्हें ग्लेशियर के गिर्द हिफाजती दीवारों की तामीर, दरिया किनारे बंद बांधने और पानी के बाकायदा चैनल्स के निज़ाम की ज़रूरत है। लेकिन सरकारी और निजी फंडिंग के बगैर यहाँ की देही आबादियों के मसाइल हल करना मुमकिन नहीं। समन खान, वॉइस ऑफ अमेरिका, स्कर्दू। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। स्टे सेफ और पाकिस्तान और खत्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आप आ सकते हैं हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी, facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, और ट्विटर, इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। असदुल्लाह खालिद को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।